Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum everyone. This is Professor Asif Qureshi and you are watching Dr. Asif Lectures. Chapter 2 हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी फ्रॉम द टेक्स्ट बुक ऑफ गाइटन. चैप्टर 2 है अबाउट सेल एंड इट्स फंक्शंस. ठीक है. अच्छा, सेल और जो इसके फंक्शंस का ये चैप्टर है, इट्स अराउंड 14 और 15 पेजेस और इसमें जो मोटी मोटी हेडिंग्स हैं हम वन बाय वन करके स्प्लिट करके मैं वीडियोस बनाता रहूँगा. जैसे आज की वीडियो में पहली हेडिंग मैं डिस्कस करूँगा और वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल. इस तरह नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा और वो अपलोड करूंगा, वो होगी सेल मेम्ब्रेन पर. फिर नेक्स्ट बनाऊंगा साइटोप्लाज्म पर. इस तरह ये होगा कि आपको एक ही बहुत लंबी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी. छोटी छोटी वीडियोस में 4-5 वीडियोस में आप ये पूरा चैप्टर आसानी से पढ़ लेंगे. तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 जिसमें हम डिस्कस करेंगे सेल के बारे में. ठीक है. अच्छा, सेल आपको पता है ना है क्या? आपके बॉडी में टोटल अराउंड 35 to 40 ट्रिलियन सेल्स हैं. सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ योर लाइफ. तो इस तरह का एक सेल है जिसकी सबसे आउटर जो मोस्ट लेयर है उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, सीएम, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है. उसके बाद अंदर एक राउंडेड स्ट्रक्चर है जिसमें आपका जेनेटिक मटेरियल है यानी क्रोमोसोम्स. ये कहलाता है न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन है उसे कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में ये जो सारा मटेरियल है ये कहलाता है साइटोप्लाज्म. तो ये है आपका सेल का बेसिक स्ट्रक्चर. ठीक है. इसकी पूरी डिटेल अभी हमने पढ़नी है कि जी सेल में क्या क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है वगैरह. तो इस बारे में ये पूरा चैप्टर है. ओके. अब ईच ऑफ द ट्रिलियंस ऑफ ह्यूमन सेल्स बीइंग is a living structure that can survive for months on years provided its surrounding fluids एंड न्यूट्रिएंट्स आर ओके. सो ये बात आपको पहले भी मैंने समझाई थी कि हर सेल जो है इट कैन लिव अगर उसका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कॉन्सेंट्रेशंस मुख्तलिफ चीज़ों की अप्रोप्रिएट है यानी होम्योस्टैसिस अप्रोप्रिएट है तो सेल इज अ लिविंग स्ट्रक्चर विच कैन सर्वाइव फॉर सेवरल मंथ्स. ओके. और अगर बाहर कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी सोडियम, ग्लूकोज, ऑक्सीजन ये सब ऊपर नीचे होना शुरू हो जाएंगे तो सेल कैन डाई. तो होम्योस्टैसिस. तो ये हो गया इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ. इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है. सेल्स ऑल्सो कंटेन बॉडीज हेरिडिटरी कोड. ये इंपॉर्टेंट चीज है. देखो जितने भी सेल्स आपकी बॉडी में ना सबके पास न्यूक्लियस है और उस न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल है. अब ये जेनेटिक मटेरियल जो है ये बेसिकली हर सेल का एक जैसा है. जो दूसरा सेल होगा उसके अंदर भी जो न्यूक्लियस होगा उसके अंदर भी जो जेनेटिक मटेरियल होगा, इस सेल का जेनेटिक मटेरियल और इस सेल का जेनेटिक मटेरियल एक जैसा है. इट्स एग्जैक्टली द सेम. हाँ, ये जरूर है कि किसी सेल में जीन एक्सप्रेशन किसी और प्रोटीन की होती है और किसी सेल में जीन एक्सप्रेशन किसी और प्रोटीन की होती है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पैंक्रियाज की बात करता हूं तो पैंक्रियाज में सेल्स रिलीज करते हैं कौन सी प्रोटीन जिसका नाम है इंसुलिन. तो इंसुलिन रिलीज हो जाता है. लेकिन अगर मैं बात करूं थायराइड की तो वहां से T3 T4 रिलीज होता है. लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि पैंक्रियाज में T3 T4 वाली जीन्स नहीं है. भाई जीन्स हैं, एक्सप्रेस नहीं हो रही. इसी तरह थायराइड ग्लैंड में इंसुलिन वाली जीन्स हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं हो रही. तो कहने का मकसद यह है कि आपके तमाम सेल्स में जो जेनेटिक कोड है वो सारा एक जैसा है. कहीं कुछ जीन्स एक्सप्रेस होती हैं, कहीं कुछ जीन्स एक्सप्रेस होती हैं. ओके. अच्छा जी. अब आज की इस वीडियो में जो हमें बेसिक मैंने आपको बताया ना, इस चैप्टर में बहुत सारी हेडिंग्स हैं. जैसे एक हेडिंग है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल, दूसरी हेडिंग है थोड़ी देर बाद ये देखें मैं पेज, ये है सेल का स्ट्रक्चर. फिर उसके बाद कोई और हेडिंग है, कोई और. इस तरह मैं आपको हेडिंग वाइज डिफरेंट वीडियोस में ये चैप्टर पढ़ाता रहूंगा. तो आज की शॉर्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल. नाउ schematic drawing of a typical cell as seen by the light microscope is shown in figure 2.1. आइए देखते हैं. ये है फिगर 2.1 और ये वही फिगर है जो भी मैंने ऊपर अजीब सी फिगर बनाई थी. देखें ये सेल है, उसकी आउटर मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन या इसका दूसरा नाम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये है न्यूक्लियस. न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है वो कहलाएगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच का सारा मटेरियल कहलाएगा साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म. ओके. तो ये सेल का जेनेरिक बेसिक स्ट्रक्चर है जो लाइट माइक्रोस्कोप पे भी विजिबल होता है. अच्छा, इट्स टू मेजर पार्ट्स आर द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म. ये बात आपको मैंने बता दी. न्यूक्लियस है ये सारा जो सेंटर में है और ये जो बाहर सार है ये सारा जो बाहर मौजूद है दिस इज ऑल साइटोप्लाज्म. द न्यूक्लियस is separated from cytoplasm by a nuclear membrane. ये बात भी समझ में आ गई. Here is the nuclear membrane. ठीक है. तो न्यूक्लियस के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं यानी क्रोमोसोम्स वगैरह वो अंदर रहते हैं और वो सेपरेट होते हैं साइटोप्लाज्म से. ओके. राइट. सेल मेम्ब्रेन की बात बता दी. सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है. नाउ डिफरेंट सब्सटेंसेस दैट मेक अप द सेल आर कलेक्टिवली कॉल्ड द प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या चीजें होती हैं यानी अगर कोई आपसे पूछे सेल में क्या क्या होता है तो सेल में जनाब पानी होता है, सेल में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सेल में प्रोटीन्स होती हैं, सेल में लिपिड्स होते हैं और सेल में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. ये सारी चीजें मिलकर बनाते हैं सेल और इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हम नाम देते हैं प्रोटोप्लाज्म. अब बाकी की वीडियो में हम वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे कि कितना वाटर होता है, कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स
होते हैं, कौन सी प्रोटीन्स होती हैं, कौन सी लिपिड्स होती हैं सेल के अंदर। ओके, सबसे पहले बात करते हैं वाटर की। नाउ वाटर ज्यादातर सेल्स में 70 to 85% होता ही वाटर है। एक्सेप्शंस हैं एक्सेप्ट फॉर फैट सेल्स, जैसे कि फैट सेल्स हैं, फैट सेल्स में वाटर की कॉन्सेंट्रेशन काफी कम होती है, लेकिन ज्यादातर आपकी बॉडी के सेल्स में पानी की कॉन्सेंट्रेशन या पानी की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, दैट इज अराउंड 70% to 85%। ओके, नाउ मेनी सेलुलर केमिकल्स आर डिसॉल्व्ड इन वाटर, और ये जरूरी है क्योंकि देखें आपका ये जो सेल है ना, इट्स अ बैग ऑफ केमिकल्स, इसमें बहुत सारे केमिकल्स हैं, उसको डिसॉल्व होने के लिए कोई मीडियम चाहिए, एंड वाटर इज द बेस्ट मीडियम। ठीक है, others are suspended in the water as solid particles, यानी यहाँ ये बात बता रहे हैं कि पानी ही में तमाम केमिकल्स बेसिकली सस्पेंड हुए होते हैं, यानी कि आपके सेल में पानी ना हो तो कोई केमिकल डिसॉल्व नहीं होगा और सेल की डेथ हो जाएगी। ठीक है, नाउ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस अमंग्स द डिसॉल्व सब्सटेंसेस। इस मीडियम में तमाम केमिकल रिएक्शंस, चाहे वो ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन हो, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, क्रेब्स साइकिल, व्हाटएवर, कोई से साइकिल का आप नाम लें मेटाबॉलिज्म के, उसके होने के लिए पानी की रिक्वायरमेंट लाजमी है। सो इसीलिए आपके सेल का वन मेजर कंपोनेंट इज वाटर। ओके, अच्छा दूसरी क्या चीज होती है जनाब सेल्स के अंदर? प्रोटोप्लाज्म का दूसरा कंपोनेंट क्या है? आयंस। अभी आपको पता होना चाहिए कि सेल के अंदर कौन से आयंस ज्यादा होते हैं और सेल के बाहर कौन से आयंस ज्यादा होते हैं। सो सेल के अंदर, ये मैंने चैप्टर 1 में भी पढ़ाया था, वैसे सेल के अंदर पोटेशियम ज्यादा होता है, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, सल्फेट, बाइकार्बोनेट, ये वो आयंस हैं जो सेल में हाई कॉन्सेंट्रेशन में होते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि सेल के अंदर सोडियम क्लोराइड नहीं होते हैं, वो भी होते हैं, लेकिन वो होते हैं लो कॉन्सेंट्रेशन में। ठीक है, तो सेल के अंदर ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन वाले आयंस कौन कौन से हैं बॉस? सबसे पहले तो पोटेशियम याद रखना है, मैग्नीशियम याद रखना है, फॉस्फेट याद रखना है, बाइकार्ब याद रखना है। ये तमाम आयंस सेल्स में इन हाई कॉन्सेंट्रेशन अवेलेबल होते हैं। ओके, नाउ द आयंस प्रोवाइड इनऑर्गेनिक केमिकल्स for cellular reactions and are necessary for operation of some cellular control। Obviously आयंस की बड़ी इंपॉर्टेंस है, हम जब आयन एक्सचेंज वगैरह पढ़ेंगे तब ये बात समझ में आएगी कि ये आयंस बेसिकली करते क्या हैं। फॉर एग्जाम्पल, आयंस एक्टिंग एट द सेल मेम्ब्रेन आर रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस इन द नर्व्स एंड मसल फाइबर। बॉस, पूरी बॉडी का जो नर्वस कंट्रोल है और जो आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ये सारा गेम है ही आयंस का। कैसे पोटेशियम बाहर निकलता है, कैसे सोडियम आता है, कैसे कैल्शियम आता है, आयंस की हेर फेर से सारी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रिलेटेड है, आपके मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन रिलेटेड है। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे अगर आयंस की इधर उधर मूवमेंट समझ में नहीं आएगी। तो इस वक्त बेसिकली स्टार्ट के चैप्टर्स हैं, चैप्टर 2 है ये, तो इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है कि सेल में है क्या क्या। ठीक है, कल को हम पढ़ेंगे मसल सेल, तो पूरा इतना बड़ा मसल सेल बनाऊंगा, उस मसल सेल के अंदर बताऊंगा जनाब पोटेशियम होता है, पोटेशियम यूं बाहर जाता है, कैल्शियम यूं अंदर आता है। तो आपको पहले से बैकग्राउंड होना चाहिए कि कौन कौन से आयंस सेल में ज्यादा होते हैं। तो वाटर के बारे में बात कर ली, आयंस के बारे में बात कर ली। तीसरी चीज जनाब जो हमारे सेल का इंटीग्रल कंपोनेंट है, वो तीसरी चीज का नाम है जनाब प्रोटीन्स, जो कि वाटर के बाद नेक्स्ट मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस है प्रोटोप्लाज्म में। सबसे ज्यादा पानी होता है, उसके बाद कितना बताया था पानी होता है? पानी इज अराउंड 85%। उसके बाद अगर कोई चीज सबसे ज्यादा है तो वो प्रोटीन्स है। प्रोटीन्स आपके सेल्स का मेजर कंपोनेंट है आफ्टर वाटर। अच्छा, ये प्रोटीन दो तरह की होती हैं, एक को हम नाम देते हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन, एक को नाम देते हैं फंक्शनल प्रोटीन। ऑब्वियसली स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो है ये स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेंटेन करने में हेल्प करेंगी, और फंक्शनल प्रोटीन्स वो होंगी जो कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करेंगी। अब ये इसको ऐसे समझो, जैसे देखो बॉस बिल्डिंग बनती है ना, तो पिलर्स होते हैं। ये जो पिलर्स होते हैं इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर लोहा, सरिया, ये सब चीजें होती हैं, इस पर पूरी आरसीसी की छत खड़ी होती है। तो पिलर्स अगर ना हो और पिलर्स के अंदर अगर ये लोहा या सरिया या आयरन ना हो तो ये स्ट्रेंथ कमजोर हो जाएगी और पूरी छत खड़ी नहीं हो सकती। इसी तरह आपका जो सेल है ना, इस सेल के अंदर बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं जो सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं, पिलर्स की तरह काम करते हैं, जिन्हें आप माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। तो ये बेसिकली प्रोटीन्स हैं जो सेल का स्ट्रक्चर मेंटेन कर रही हैं। तो ऐसी तमाम प्रोटीन्स जो सेल का स्ट्रक्चर मेंटेन करती हैं उन्हें हम नाम देते हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन। ओके, दे प्रोवाइड साइटोस्केलेटन ऑफ द सेल, ये बात आपको याद रखनी है। देन फिब्रिल प्रोटीन्स आर फाउंड आउटसाइड द सेल, स्पेशली इन द कोलेजन। हम इस वक्त बात कर रहे हैं सेल के अंदर की प्रोटीन्स, जिसकी एग्जांपल है माइक्रोट्यूब्यूल। ये तो हो गई स्ट्रक्चर बनाने वाली प्रोटीन। अब मैं आपको बताता हूं फंक्शनल प्रोटीन्स क्या है। देखो, फंक्शनल प्रोटीन्स वो हैं जो कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन बॉडी में फैसिलिटेट करें, यानी कोई ना कोई मेटाबॉलिक
रिएक्शन में पार्ट लें। फॉर एग्जांपल एंजाइम्स हैं, आपकी बॉडी में बहुत सारे एंजाइम्स हैं, पेप्सिनोजेन, ट्रिप्सिनोजेन, ये सब एंजाइम्स हैं, और ये एंजाइम्स कोई ना कोई काम कर रहे हैं। चूंकि ये कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, इसीलिए इनका नाम है फंक्शनल प्रोटीन्स। ठीक है, सो फंक्शनल प्रोटीन्स जो कोई काम करेंगे सेल्स में, जैसे कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है, जिसमें आप ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं और बहुत सारी एनर्जी बनाते हैं। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में बहुत सारे एंजाइम्स यूज होते हैं। वो सारे एंजाइम्स, अगर मैं आपसे पूछूं किस तरह की प्रोटीन्स हैं, तो वो फंक्शनल प्रोटीन्स हैं। ओके, लेकिन अगर मैं सेल के बारे में आपसे पूछूं कि अगर इस तरह ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स की प्रोटीन्स हैं जो सपोर्ट कर रही हैं सेल के स्ट्रक्चर को, तो ये कौन सी प्रोटीन्स हैं? ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं। सो ये बात आपको समझ में आ गई कि स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स क्या होती हैं और फंक्शनल प्रोटीन्स क्या होती हैं। चौथा कंपोनेंट सुने जनाब, आपके सेल्स में और क्या चीज है? आपके सेल में चौथी चीज है लिपिड्स। बहुत तरह के लिपिड्स होते हैं आपकी बॉडी में, डिफरेंट कैटेगरीज हैं। जब आपको मैं बायोकेमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो ये समझाऊंगा कि क्लासिफिकेशन क्या है लिपिड्स की। लेकिन इस वक्त आपके सेल के हवाले से जो इंपॉर्टेंट लिपिड्स हैं उनके नाम ये हैं: फॉस्फोलिपिड्स, जिसमें ऑब्वियसली फॉस्फो कंपोनेंट होगा और लिपिड कंपोनेंट होगा, एंड कोलेस्ट्रॉल, व्हिच कंबाइन टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ अबाउट 2% ऑफ द टोटल सेल मास। यानी सबसे ज्यादा क्या चीज थी सेल के अंदर? वाटर। उसके बाद सबसे ज्यादा क्या चीज थी? प्रोटीन्स, और फिर ये तकरीबन 2% बनाते हैं। ओके, नाउ फॉस्फोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल आर मेनली इनसॉल्युबल इन वाटर, देयरफॉर दे आर यूज्ड टू फॉर्म द सेल मेम्ब्रेन एंड इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन्स। ये इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, ये आपका सेल है, ठीक है, और ये आपकी सेल की मेम्ब्रेन है, तो इसको हम क्या नाम देते हैं? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें होता है बेसिकली फैट। ये फैट की या लिपिड की मिलके बनी होती है, फॉस्फोलिपिड की, कोलेस्ट्रॉल की। रीजन ये है कि देखो, आपके सेल के बाहर क्या है? सेल के बाहर है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। इस एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में वाटर होगा ना। अब अगर यहां पे कोई बैरियर नहीं होगा तो ये पानी हर वक्त अंदर आता रहेगा। ये दिस इज व्हाट वी रियली डोंट वांट ऑल द टाइम। हमें एक बैलेंस और कंट्रोल मैकेनिज्म चाहिए। सो बेसिकली हम सेल का जो इंटीरियर है वो सेल के एक्सटीरियर से सेपरेट रखना चाहते हैं और कंट्रोल्ड रखना चाहते हैं। इसलिए नेचर ने यहाँ पे फैट्स या लिपिड मॉलिक्यूल्स इंप्लांट या इंस्टॉल किए हुए हैं ताकि पानी इजीली यहाँ से गुजर ना सके। ओके, और जो डिफरेंट आपके सेल के कंपार्टमेंट्स हैं, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड, वो एक डेकोरम मेंटेन करें। अच्छा, अब फॉस्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल, इनके अलावा और कौन कौन से लिपिड की टाइप्स आपके सेल में पाई जा सकती हैं? ट्राइग्लिसराइड फॉर एग्जांपल, फैट सेल्स में, एडिपोसाइट्स में ट्राइग्लिसराइड्स का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है। सो दिस इज अनदर टाइप ऑफ लिपिड व्हिच इज आल्सो प्रेजेंट इन द सेल्स। पांचवी चीज जो सेल के अंदर होती है जो आपने याद रखनी है वो है कार्बोहाइड्रेट। ना कार्बोहाइड्रेट प्ले अ मेजर रोल इन सेल न्यूट्रिशन। ऑब्वियसली ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है ना। तो इसका क्या काम होता है? ये सेल के अंदर जाता है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, पूरा ग्लाइकोलाइसिस का पाथवे, और ये एटीपी जनरेट करता है। सो कार्बोहाइड्रेट का काम है एटीपी देना, एनर्जी देना। नाउ मोस्ट ह्यूमन सेल्स डू नॉट मेंटेन लार्ज स्टोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और उसका रीजन है, देखो, ये आपका सेल है और सेल के बाहर यहां पे होगा एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। इस एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में ग्लूकोज ऑलमोस्ट ऑलवेज अवेलेबल होता है। तो जब भी सेल को चाहिए होता है, डिफ्यूजन के जरिए इट कैन एंटर वाया द ट्रांसपोर्ट, जो इसके रिसेप्टर मैकेनिज्म्स हैं, ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स जिन्हें हम कहते हैं। सो इट कैन सिंपली मूव इन। इसीलिए सेल्स के अंदर ऐसी चीज के स्टोर्स रखने का फायदा नहीं है जो बाहर ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, तो बिकॉज इट इज ऑलरेडी अवेलेबल आउटसाइड, it can get in, but cells इसको स्टोर भी करते हैं in the form of a molecule which is known as glycogen. Okay, so cells also store glucose in the form of glycogen. Glycogen is a storage form of glucose. तो ये था सेल का बेसिक इंट्रोडक्शन। अगली वीडियो में मैं बात करूंगा सेल के स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे, फिर हम उसके साइटोप्लाज्म के ऑर्गेनेल्स पढ़ेंगे। लेकिन इस वक्त मैं फिर बता दूं, हम पढ़ रहे हैं गाइटन का चैप्टर नंबर 2, और मैंने आपको ये बताया कि हम फिजियोलॉजी के इस चैप्टर में मुख्तलिफ हेडिंग्स पढ़ेंगे। इस चैप्टर की पहली हेडिंग हमने इस वीडियो में डिस्कस कर ली है डिटेल में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल, कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, फिर सेल में क्या 5 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सेल की 5 इंपॉर्टेंट चीजें हैं: वाटर, आयंस, प्रोटीन्स, लिपिड्स and carbohydrates. So with this I finish this video here. इस वीडियो को यहीं पे रोकता हूं और अगली वीडियो में आपके सामने हाजिर होऊंगा एक और इस चैप्टर की हेडिंग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।